नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ उसमें सहायक व अनुकूली उपकरणों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार ये उपकरण समावेशी शिक्षा में सहायक होते हैं और इन उपकरणों के माध्यम से विशिष्ट बालकों की शिक्षा को सरल व सहज बनाया जा सकता है। ये उपकरण अनुकूली उपकरणों के माध्यम से असमर्थी या विकलांग लोगों के अनेक कार्यों में सहायता की जा सकती है। सहायक उपकरण कौन से होते हैं? जैसे सुनने के लिए उन्हें मशीन देना, देखने के लिए कम दिखाई देने वाले बालकों को दिखाई देने के लिए लेंस वगैरह का उपयोग करना, कंप्यूटर का उपयोग करना, उनके जैसे वाणी दोष के लिए उपकरणों का उपयोग करना। इस प्रकार के जितने भी उपकरण हैं वे सहायक उपकरण कहलाते हैं। सहायक उपकरण क्या होते हैं, मतलब उनका अर्थ, सहायक उपकरणों का अर्थ कि सहायक उपकरण क्या है। ऐसी कोई भी तकनीक या उपकरण जिनकी सहायता से असमर्थ या विकलांग व्यक्ति अपने कार्यों को बिना किसी दूसरे की सहायता के सरलता एवं सहजता से कर सके, वे सहायक उपकरण कहलाते हैं। व्हाट इज असिस्टेड? कौन कौन से आ गए इसके अंदर? देखने के लिए, सुनने के लिए, जिसको वाणी दोष होता है उसके लिए, रीडिंग स्किल के लिए, इन सब के लिए जो उपकरण काम में लिए जाते हैं, जिनकी सहायता से इन कमियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, वे सहायक उपकरण कहलाते हैं। सहायक उपकरणों का उपयोग, सहायक उपकरणों का उपयोग किन किन के लिए किया जा सकता है? दृष्टि बाधित बच्चों के लिए। दृष्टि बाधित बच्चे कौन से होते हैं? जिनको या तो कम दिखाई देता है या पूर्ण रूप से वे अंधे होते हैं। श्रवण बाधित बच्चों के लिए, श्रवण बाधित बच्चों के लिए यानी कि जिनमें कम सुनाई देता है या वो पूर्ण रूप से बहरे होते हैं। अस्थि बाधित, जिनके अस्थि बाधित यानी हड्डियों से संबंधित, जिनके पैरों में प्रॉब्लम होती है, जिनके हाथ पैर टेढ़े होते हैं, जलने में दिक्कत होती है, वे अस्थि बाधित बच्चे कहलाते हैं। वाक दोष, वाक दोष में यानी बोलने में जिनको कठिनाई होती है, वाणी संबंधी दोष। बौद्धिक अक्षमता व प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात बच्चों के लिए, जिनकी मानसिक रूप से वे इनका दिमाग कम विकसित होता है। सीखने में असमर्थी बच्चों के लिए, जिसको अधिगम में प्रॉब्लम आती है, जिनको सीखने में समस्या आती है, वे जल्दी से किसी चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। फिर है दृष्टि बाधित बालकों के लिए सहायक उपकरण। तो दृष्टि बाधित बालकों के लिए सहायक उपकरण कौन कौन से होते हैं? आवर्धक लेंस। दृष्टि बाधित बच्चों का अर्थ क्या है? पहले तो दृष्टि बाधित बालकों के अंतर दृष्टि संबंधी दोष होता है, जो उनकी दैनिक क्रियाओं में अधिगम संबंधी अवस्थाओं से लाभ उठाने से वंचित रखती है। दृष्टि बाधिता का प्रसार यानी उनको जो देखने की जो क्षमता होती है या तो बहुत कम होती है या वह पूर्ण रूप से वे अंधे होते हैं, यानी उन्हें दृष्टि विहीनता होती है। तो इन कमियों को दूर करने के लिए कौन कौन से उपकरणों का उपयोग किया जाता है? वे कौन कौन से हैं? आवर्धक लेंस। आवर्धक लेंस कौन से कहलाते हैं? जिनमें जो सामग्री होती है, अधिगम सामग्री होती है, शिक्षा से संबंधित जो सामग्री है, उसे इनके लिए बड़े आकार में प्रदर्शित किया जाता है। यानी जो आकार छोटे होते हैं, सामान्य होते हैं, दृष्टि बाधितों के लिए इस लेंस के माध्यम से उन्हें बड़े आकार में प्रदर्शित किया जाता है और इसका उपयोग कम दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए, बालकों के लिए किया जाता है। सेकंड है सर्किट टेलीविज़न। सर्किट टेलीविज़न यह भी एक प्रकार से ऐसा उपकरण है जिनके माध्यम से सामग्री को, पाठ्य सामग्री को बड़े पर्दे पर प्रदर्शित किया जाता है और इसका उपयोग भी कम दृष्टि बालकों के लिए, जिनको कम दिखाई देता है, उन बालकों के लिए किया जाता है। इसमें भी पाठ्य सामग्री को बड़े आकार में टेलीविज़न के पर्दे पर दिखाया जाता है। फिर है मुद्रित विषय सामग्री। मुद्रित विषय सामग्री, इसमें यह पुस्तक आंशिक रूप से बाधित बालकों के लिए उपयोगी होती है, यानी जिन्हें कम दिखाई देता है। इन पुस्तकों में मुद्रित पाठ्य सामग्री का आकार सामान्य आकार से बड़ा होता है, यानी जो सामान्य आकार के जो अक्षर होते हैं सामान्य बच्चों के लिए, उनसे आकार में इसके अंतर्गत दृष्टि बाधित बालकों के लिए इनमें जो आकार होते हैं अक्षरों के, वे सामान्य से बड़े होते हैं। फिर है ब्रेल स्लेट एवं स्टाइल्स। इसका प्रयोग दृष्टिहीन बालक करते हैं, यानी जो पूर्ण रूप से
दृष्टिहीन होते हैं, जिन्हें बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उनके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग छात्र कक्षा में पाठ्य सामग्री को लिखने के लिए करते हैं, जैसे सामान्य बालक पेन व पेपर का प्रयोग करते हैं। जिस प्रकार से सामान्य बालक लिखने के लिए, पढ़ने के लिए पेन और पेपर का यूज करते हैं, उसी प्रकार से दृष्टिबाधित बालक किसका प्रयोग करते हैं? ब्रेल स्लेट एवं स्टाइल्स का प्रयोग करते हैं। फिर है ब्रेल पुस्तकें। ब्रेल पुस्तकें, ये पुस्तकें किसके लिए होती हैं? दृष्टिविहीन बालकों के लिए होती हैं, क्योंकि जो इसके अंदर जो सामग्री होती है वे दृष्टिहीन बालकों के लिए के अनुसार होती है, क्योंकि इसके अंदर जो अक्षर होते हैं उन्हें 6 बिंदुओं से बनाया जाता है। जो अक्षर होते हैं वे उभरे हुए होते हैं। ब्रेल प्रणाली में जो अक्षर, शब्द तथा अंक वे दूसरी आवश्यक सामग्री के आकलन का प्रबंध 6 बिंदुओं के माध्यम से किया जाता है, जिसमें जो अक्षर बनाए जाएंगे 6 बिंदुओं के माध्यम से बनाए जाते हैं, जिन्हें हाथ रख करके पहचानने की कोशिश की जाती है कि उस पर क्या लिखा हुआ है। यह शॉर्ट हैंड प्रकार की एक प्रणाली होती है। पढ़ने लिखने के अलावा इसमें संगीत, गणित, रसायन विज्ञान तथा कंप्यूटर विज्ञान आदि विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी इस ब्रेल पुस्तक का उपयोग किया जा सकता है। फिर है ब्रेल शीट। ब्रेल शीट क्या होती है? जिसको ब्रेल स्लेट का उपयोग करना आता है वही इस ब्रेल शीट का उपयोग कर सकता है, और इसका उपयोग शैक्षिक कार्यक्रमों के में यह साधन दृष्टिहीन बालकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होता है। और इसका उपयोग तभी किया जा सकता है जब उस दृष्टिबाधित बालक ने ब्रेल स्लेट का उपयोग किया हो या उसका उपयोग करना जानता हो। फिर है बोलने वाले कैलकुलेटर। दृष्टिबाधित व दृष्टिहीन दोनों प्रकार के बालक इसका उपयोग कर सकते हैं। इसमें जो अंक होते हैं या संख्याएं होती हैं उन्हें बोल कर के ईयरफोन के माध्यम से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है, और इसका उपयोग अधिकतर कौन से शिक्षण में किया जाता है? गणित शिक्षण में किया जाता है। फिर है विशिष्ट उपकरण जैसे टेप रिकॉर्डर, रेडियो तथा विशिष्ट प्रकार के नक्शे आदि का प्रयोग भूगोल अध्ययन तथा स्थान प्रत्यक्षीकरण का ज्ञान देने के लिए सहायक व उपयोगी होता है। स्थान प्रत्यक्षीकरण यानी एक स्थान का दूसरे स्थान से का ज्ञान देने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। टेप रिकॉर्डर का उपयोग इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, भाषाओं के अध्ययन के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा श्रवण असमर्थी बच्चों के लिए सहायक उपकरण। श्रवण असमर्थी बच्चों में कौन से आते हैं? जिनके अंदर या तो उन्हें कम सुनाई देता है या वे पूर्ण रूप से बहरे होते हैं, जिन्हें कुछ भी सुनाई नहीं होता। यह जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं वे मंद से तीव्र हो सकते हैं। इनमें तो जो सुनने की जो क्षमता है वे मंद से तीव्र हो सकती है, यानी कम से अधिक हो सकती है। इसमें जो श्रवण असमर्थी बच्चों के लिए जो उपकरण काम में लिए जाते हैं वे हैं श्रवण उपकरण में जैसे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इनका महत्वपूर्ण स्थान होता है। इनके अभाव में विशिष्ट बालक अधिगम नहीं कर सकता, क्योंकि इनको जब कुछ सुना ही नहीं देगा तो वे कुछ भी, जो अध्यापक बोलेगा वे उसमें सुना ही नहीं देगा तो वे कुछ भी अधिगम नहीं कर सकते, यानी कुछ भी नहीं सीख सकते। तो इनके लिए ध्वनिवर्धक तथा हेडफोन अत्यंत उपयोगी उपकरण है। तो श्रवण उपकरण कौन से हुए? ध्वनिवर्धक और हेडफोन, जिनके माध्यम से जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनके इन उपकरणों के माध्यम से जो भी शब्द होते हैं, जो भी वाक्य होते हैं, उन्हें आसानी से सुन सकते हैं और अपना कार्य कर सकते हैं। फिर सेकंड है फोनिक कान एवं शून्य ट्यूब उपकरण। फोनिक कान के माध्यम से ध्वनि सीधे अधिगम करता, यानी जो सीखने वाला है, जो बालक है, उसके कान में प्रेषित की जाती है। और शून्य ट्यूब उपकरण ध्वनि को सरल व स्पष्ट बनाते हैं। फिर है नेक्स्ट चिन्ह भाषा पैकेज। इसमें स्वरों व शब्दों आदि के लिए विशेष चिन्ह होते हैं। इनकी सहायता से श्रवण असमर्थी बालकों को भाषा को समझने तथा सीखने में सरलता होती है। फिर है अन्य श्रवण सहायक उपकरण। अन्य श्रवण सहायक उपकरणों में जैसे टेलीफोन, टाइपराइटर, कंप्यूटर के संयुक्त रूप जैसा एक उपकरण आदि अधिक सार्थक परिणाम देने में सक्षम एवं उपयोगी है। विभिन्न प्रकार के वीडियो गेम्स, खेल सामग्री व खिलौने
श्रवण सहायक वेस्टेज, ओवरहेड प्रोजेक्टर, इस प्रकार के जो अन्य उपकरण हैं वे भी श्रवण बाधित बालकों के लिए उपयोगी होते हैं। फिर है अस्थि बाधित बच्चों के लिए। अस्थि बाधित बच्चों के लिए इसमें लैप बोर्ड, पेज, टर्नर, मोटे पेन तथा मोटे पेन होल्डर का उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? लिखने पढ़ने के उद्देश्य से इनका उपयोग किया जाता है। फिर है नेक्स्ट संवर्धित फर्नीचर सामग्री। संवर्धित फर्नीचर सामग्री में जो अस्थि बाधित बालक होते हैं उनको बैठने के लिए जो व्यवस्था होती है फर्नीचर की इस प्रकार से करनी चाहिए कि वे आसानी से उसका उपयोग कर सकें तथा मेज कुर्सी का आकार और ऊंचाई भी उनके अनुसार होनी चाहिए। किसके अनुसार? अस्थि बाधित बालकों के आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है बैसाखी पहिए वाली कुर्सी का उपयोग। अस्थि बाधित बालकों के लिए बैसाखी पहिए वाली कुर्सी के प्रयोग के लिए उचित व्यवस्था होनी चाहिए। क्लास के अंदर उनके लिए इतना स्थान होना चाहिए कि वे आराम से उसके अंदर अपनी बैसाखी के अनुसार साथ में चल सकें या पहिए वाली कुर्सी के साथ चल सकें। फिर है पेपर टेपिंग करना, यानी मेज पर पेपर टेपिंग की जानी चाहिए जिससे अगर किसी के हाथ में समस्या है तो वे हाथ संबंधित सामंजस्य बनाने में सहायक हो सकें। फिर है नेक्स्ट पेन, पेंसिल, कार्बन, वृत्तिका रखने के लिए उपयुक्त स्थान। मेज पर पेन, पेंसिल तथा कार्बन आदि के रखने के लिए उपयुक्त स्थान या उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए। फिर लास्ट है पुस्तकें रखने के लिए होल्डर। जो अस्थि बाधित बालक होते हैं उनकी मेज के पर पुस्तक रखने के लिए होल्डर की व्यवस्था की जानी चाहिए। फिर है वाक दोष बच्चों के लिए सहायक उपकरण। इसमें आता है वाक दोष यानी वाणी दोष एक शारीरिक अपंगता के साथ एक मनोवैज्ञानिक समस्या भी होती है। उपयुक्त वाणी या भाषा विकास के लिए वाणी तंत्र रचना के सभी पक्षों का उचित विकास और उनमें समन्वय होना आवश्यक है। दोषपूर्ण भाषा का प्रयोग तथा नाक से बोलना आदि भी वाणी संबंधित दोषों में सम्मिलित होते हैं। तो इसमें पहला है वाणी संबंधित उपचार साधनों का प्रयोग। तो वाणी संबंधित उपचार साधनों के प्रयोग में वाणी बाधित बालकों को सही वाणी के प्रयोग का प्रशिक्षण देने से है। और यह प्रशिक्षण किसके माध्यम से दिया जाएगा? यह प्रशिक्षण चिकित्सक या रोग विशेषज्ञों द्वारा दिया जाता है। इससे बाधित बालकों को ऐच्छिक चिन्हों जैसे ध्वनि, अक्षरों एवं शब्द संबंधी तथा इन चिन्हों के संयुक्त रूप संबंधी नियमों, व्याकरण, वाक्य विन्यास तथा अर्थबोध का प्रशिक्षण दिया जाता है। फिर नेक्स्ट है वाणी दोष के साथ श्रवण सहायक उपकरणों का भी उपयोग। जिस बालक में वाणी दोष होता है उसमें ज़्यादा संभावना श्रवण दोष के होने की भी होती है, यानी कि वाणी दोष के साथ साथ श्रवण दोष भी उसमें पाया जाता है। तो वाणी संबाधित बालकों के उपकरणों का उपयोग करने के साथ साथ उन्हें श्रवण संबंधित उपकरणों का भी आवश्यक एवं उपयोगी होता है उनके लिए कि उनके साथ में उन्हें वाणी के साथ में श्रवण संबंधित उपकरणों का भी उपयोग कराया जाए जिससे उनके लिए शिक्षा को सीखना या समझना आसान व सरल समझ हो सके। फिर है कृत्रिम भाषा, कृत्रिम वाणी संश्लेषण एवं कंप्यूटर का प्रयोग। चित्र, बोर्ड, लिखने तथा टाइपिंग बोर्ड सामग्री के अतिरिक्त कृत्रिम भाषा, कृत्रिम वाणी संश्लेषण एवं कंप्यूटर आदि का प्रयोग शिक्षा को सरल बनाने तथा ध्वनि उच्चारण संबंधी दोषों के उपचार के लिए उपयोगी साधन है। फिर नेक्स्ट है चित्र, रेखाचित्र, मॉडल का प्रयोग। चित्र, रेखाचित्र, मॉडल वाणी तंत्र रचना तथा ध्वनि उच्चारण संबंधी प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए उपयोगी होते हैं। और फिर लास्ट है श्रवण कैसेट तथा टेपों का उपयोग। इनके माध्यम से नासिका अशुद्धियों तथा अनुनाद संबंधी दोषों के उपचार के लिए इनका उपयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है बौद्धिक अक्षमता व प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात बच्चों के लिए सहायक उपकरण। बौद्धिक अक्षमता बालक के बौद्धिक क्रियान्वयन की निम्न स्तरीय व्यवस्था होती है।
जो बालक की अधिगम परिपक्वता तथा सामाजिक समायोजन संबंधी क्षमता को क्षतिग्रस्त कर देती है। प्रमस्तिष्क के पक्षाघात विकसित हो रहे मस्तिष्क के क्षतिग्रस्त होने की अवस्था है, यानी कि जब बच्चे का मस्तिष्क विकसित होने लगता है, धीरे धीरे जब विकास की ओर बढ़ता है, तो उस समय जब उसके क्षतिग्रस्त हो जाता है तो वह प्रमस्तिष्क के पक्षाघात कहलाता है, जिसमें शारीरिक क्रियाओं के संगठन में ह्रास तथा मानसिक क्रियाओं को दोषपूर्ण बनाने का कारण होता है। मतलब जब मस्तिष्क का विकसित होने की जो समय होता है, उस समय जब वह क्षतिग्रस्त होता है तो उसके माध्यम से उसकी मानसिक क्रियाओं को वह दोषपूर्ण बनाता है, और जो शारीरिक क्रियाओं का संगठन है उसमें भी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की तीव्रता उतनी ही होती है जितनी मस्तिष्क से संबंधित भाग की क्षति जितनी अधिक होती है, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात की तीव्रता भी उतनी ही अधिक होगी। यानी कि जितना अधिक मस्तिष्क क्षतिग्रस्त होता है, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात भी उतनी ही अधिक तीव्रता से होगा, यानी उतना ही अधिक ज़्यादा होगा। तो इसके लिए उपकरण जो काम में लिए जाएंगे वो हैं दिन, तिथियों तथा महीनों वाले कैलेंडर, यानी कि उनको हम हर चीज़ को दिखा करके प्रैक्टिकल करके सिखाने की कोशिश करते हैं। यानी दिन, तिथियों तथा महीनों वाले कैलेंडर, जैसे हमारे तो उसमें 1 2 3 4 लिखा होता है, उसमें दिन भी लिखे होते हैं, आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, इस प्रकार के। या फिर उसके अंदर पिक्चर्स भी लगी हुई होती हैं त्योहारों की, कि संक्रांत है तो मकर संक्रांति में काइट वगैरह की लगी होती हैं, दिवाली पे पटाखे वगैरह होते हैं, लक्ष्मी जी गणेश जी की होती है, इस प्रकार से उसमें दिखा सकते हैं। फिर है सेकंड, विभिन्न आकृतियों के ठोस पदार्थ। जो ये बच्चे होते हैं प्रमस्तिष्क पक्षाघात वाले या फिर बौद्धिक अक्षमता वाले, इनको हम जब किसी चीज़ को सामने मॉडल के रूप में कोई चीज़ दिखाते हैं या फिर कोई ठोस चीज़ उन्हें दिखाते हैं, तो उनके माध्यम से हम उन्हें उनकी संप्रतियों को, उनके कॉन्सेप्ट को क्या कर सकते हैं, सिखा सकते हैं, कि उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के चित्रों के कार्ड, यानी चित्रों के कार्ड, यानी कि हम जैसे किसी भी जानवर के, फल के, फूलों के, व्यक्तियों के, किसी के भी कार्ड, विभिन्न प्रकार के चित्रों के कार्ड दिखा करके हम उन्हें उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश कर सकते हैं। टूल बॉक्स यानी हम जब टूल्स यानी औजार होते हैं, औजार कई प्रकार के होते हैं, जैसे पेचकस है, सीजर है, नाइफ है, और भी जैसे घर में हमारे औजार रहते हैं, टूल्स रहते हैं, उन्हें हम क्या कर सकते हैं, टूल बॉक्स के माध्यम से उन्हें हम दिखा करके उनका यूज़ बता करके उन्हें बता सकते हैं कि हम इन्हें किस प्रकार के काम में लेते हैं। फिर नेक्स्ट है इंद्रिय समायोजन तथा अनुकूलन के लिए सहायक सामग्री। नेक्स्ट है शैक्षणिक खेल एवं खेल क्रिया से संबंधित सामग्री, यानी शैक्षणिक खेल क्रिया से हर चीज़ को, शिक्षा को सरल व सहज बनाने के लिए, उनके अधिगम को सरल व सहज बनाने के लिए हम इन्हें खेल के अंदर सिखाने की कोशिश कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है शिक्षण कीबोर्ड, टाइप मशीन या शब्द संसाधक। इनके माध्यम जिनकी शिक्षण कीबोर्ड यानी वर्ड जो टाइप मशीन होती है, शब्द संसाधन यानी वर्ड प्रोसेसर जो होते हैं, इनके माध्यम से हम उन्हें शब्द बनाना सिखा सकते हैं, कि किस प्रकार से शब्दों को हम बनाते हैं और एक दूसरे से जोड़ते हैं और वह एक शब्द का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीखने में असमर्थी बच्चों के लिए सहायक उपकरण। सीखने में असमर्थी मतलब अधिगम असमर्थी या सीखने में असमर्थी छात्र अधिगम प्रक्रिया से संबंधित उन सामान्य क्रियाओं को करने में असमर्थ होते हैं जिन्हें कक्षा के अन्य बालक यानी जो सामान्य बालक होते हैं बिना किसी कठिनाई के कर लेते हैं। ये बालक भाषा को लिखने, पढ़ने एवं बोलने तथा सूचनाओं की मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के दोषपूर्ण होने के लक्षण प्रकट करते हैं। इनमें सीखने से संबंधित अनेक समस्याएं होती हैं जिनका कारण दृष्टि, श्रवण, वाणी या बौद्धिक बाधिता होती है। फिर है इनकी जो समस्याओं को दूर करने के लिए हम कुछ उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं, जो हैं कैसे, कौन कौन से, कैसेट, टेप एवं टेप रिकॉर्डर। इनके माध्यम से बालकों को भाषा की ध्वनियों तथा उनके रूप विज्ञान संबंधी सही ज्ञान दिए जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट है ठोस अधिगम सामग्री, अक्षर, ध्वनि, साचार्य तथा दृश्य शब्द पहचान सीखने के लिए संबंधित ठोस अधिगम सामग्री को दिखाया जाना चाहिए, उपयोग में लिया जाना
चाहिए, जिनके माध्यम से हम उन्हें अक्षर, ध्वनि, सहचार यानी अक्षरों को बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाया जा सके। फिर नेक्स्ट है वाक्यों के कूट निर्माण के साधन। भाषा संबंधी ज्ञान देने के लिए वे सभी साधन जिनका प्रयोग शब्दों तथा वाक्यों के कूट निर्माण के साधन के रूप में किया जाता है। चित्र तथा शीर्षक सामग्री। डिस्लेक्सिया के बालकों के लिए चित्र तथा शीर्षक सामग्री की सहायता से चित्र या स्थिति का कथनानुसार वर्णन करने के लिए निर्देश देने के लिए उपयोग किया जाए। फिर है चित्रों वाली स्क्रैप बुक। चित्रों वाली स्क्रैप बुक में निहित प्रत्ययों तथ्यों की सहायता से विभिन्न शब्दों के ज्ञान के लिए प्रयोग किया जा सकता है। फिर है विभिन्न प्रकार के लकड़ी के गुटके। विभिन्न रंगों तथा आकार प्रकारों के लकड़ी के गुटकों की सहायता से प्रत्यक्षीकरण का ज्ञान प्रदान किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है मिलान व ढूंढने संबंधी सामग्री। मिलान करने तथा ढूंढने संबंधी सामग्री की सहायता से डिस्लेक्सिया के बालकों को स्थानीय संबंधों का ज्ञान देने के लिए किया जाता है। चिकनी गीली मिट्टी का प्रयोग। चिकनी गीली मिट्टी का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं पदार्थों के आकार तथा गुणों के स्पष्टीकरण के लिए किया जा सकता है। गीली मिट्टी के प्रयोग से हम कई प्रकार की चीज़ें बना सकते हैं। पशु पक्षियों की आकार दे सकते हैं, जानवरों का आकार दे सकते हैं, फल वगैरह बना सकते उनको दिखा सकते हैं। फिर है नेक्स्ट पहेलियों का सामग्री के रूप में प्रयोग। सीखने में असमर्थ बालकों के लिए गणित संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न पहेलियों का सामग्री के उपयोग में उपयोग किया जा सकता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग। पढ़ने तथा गणित संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का उपयोग किया जा सकता है। इसका प्रयोग दृष्टि एवं श्रवण बाधित सहायक सामग्री के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट है अन्य उपकरण। अन्य उपकरण जैसे आगम एवं वैकल्पिक संप्रेषण। यह एक ऐसा माध्यम है जो कि कुछ संप्रेषण विधियों को उन व्यक्तियों के लिए जो प्राय बोली या लिखी हुई भाषा को बोलने या समझने में असमर्थ होते हैं सम्मिलित करता है। यह प्रणाली अत्यंत अलग एवं पूर्णतः उपयोगकर्ता की क्षमता पर निर्भर करती है। यानी कि इसके अंतर्गत कौन से व्यक्ति आते हैं जिन भाषा को लिखने और बोलने दोनों में भी समझने में असमर्थ होते हैं, और यह प्रणाली की उपयोगकर्ता की क्षमता पर निर्भर करती है। यह एक बोर्ड पर किसी चित्र के रूप में हो सकती है जिससे कि भोजन, पानी या अन्य देखभाल के लिए अनुरोध किया जाता है। इन लोगों के लिए जैसे भोजन, पानी, कपड़े सभी के एक लिस्ट बना करके लगा दी जाती है कि उस पर वह चित्र का आकार दे दिया जाता है कि उसके माध्यम से वे अपनी बातों को समझा सकते हैं। फिर है निजी इमरजेंसी सिस्टम। यह एक विशेष प्रकार की सहायक तकनीकी है जिसमें प्राय एक अलार्म के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर को जोड़ा जाता है। इसके माध्यम से उन व्यक्तियों को जो थोड़ी अक्षमता के साथ स्वतंत्र रूप से रह रहे हैं की देखभाल करने वाले व्यक्तियों या स्वयं उनके लिए किसी इमरजेंसी में सहायक होते हैं। फिर नेक्स्ट है कंप्यूटर अभिगम्यता। व्यक्तियों में कंप्यूटर के प्रति आकर्षण या अभिगम्यता होती है जो समस्त व्यक्तियों तक कंप्यूटर प्रणाली की पहुंच को दर्शाती है। यानी सभी लोग कंप्यूटर के प्रति आकर्षित होते हैं जो उन्हें कंप्यूटर की तरफ आगे करने की कोशिश करती है। फिर है खेल में सहायक उपकरण। खेल में सहायक तकनीकी का क्षेत्र निरंतर बढ़ रहा है। सहायक तकनीकी नवीन उपकरणों की व्यू रचना है जिसे खेल में असमर्थ किंतु खेल में रुचि रखने वाले छात्रों के लिए तैयार किया जाता है। शिक्षा में सहायक तकनीकी या सहायक उपकरण। विकलांगता या असमर्थी बालकों के लिए पहला अधिनियम कब बनाया गया था? 1975 में बनाया गया था। सहायक तकनीकों को कई श्रेणियों में बांटा गया है जिसमें है कम तकनीकी उपकरण और दूसरा है कम तकनीकी उपकरण जैसे जिनमें लागत कम व चार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे सहायक पेपर व पेंसिल ग्रिप्स, लिखने तथा रंग
ओवरले पढ़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। और दूसरा है उच्च तकनीकी के साथ साथ गीले गोली उपकरणों तथा कंप्यूटर के उपयोग को सम्मिलित किया जाता है। यानी जो उच्च तकनीकी होती है उसमें लागत अधिक होती है, उसे चार्ज भी करना पड़ता है। इसमें शब्दों एवं कथन की त्रुटियां संशोधित करने वाले यंत्र सम्मिलित किए जाते हैं। फिर है सहायक उपकरणों का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ असिस्टिव डिवाइस, मतलब इनका समावेशी शिक्षा में या विशिष्ट बालकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। जीवन के विविध पक्षों पर प्रभाव। फिर सेकंड है शिक्षा एवं सामाजिक संबंधों पर प्रभाव, सार्थक रोजगार प्राप्ति में सहायक, बाल विकास सुधार में सहायक, और लास्ट है अधिक स्वतंत्रता एवं नियंत्रण की रचना में सहायक। फिर आता है हमारा नेक्स्ट डिवाइस, अनुकूली उपकरण। अनुकूली उपकरण ये भी वैसे ही होते हैं जैसे हियरिंग, विजन, मोबिलिटी, मेमोरी, रिटर्न, टाइपिंग, पॉइंटिंग, वॉकिंग, लर्निंग, यानी कि सुनने में, देखने में, बोलने में, याद करने में, लिखने में, टाइप करने में, हर चीज़ में हमारी जो सहायता करते हैं, सहायक उपकरणों के ही समान ही वे अनुकूली उपकरण कहलाते हैं। अनुकूली उपकरण क्या है? व्हाट इज अडेप्टिव डिवाइस? अडेप्टिव डिवाइस यानी जिसमें समर्थनात्मक साधन हो, शारीरिक क्रियाओं को सुविधाजनक बनाए, शिक्षा प्राप्ति को सरल व सहज बनाए, क्रियात्मक साधन, यानी इसमें जिनमें ऐसे उपकरण जिनके अंदर ये चारों बातें आती हैं, चारों की विशेषताएं रखते हैं, वे अनुकूली उपकरण कहलाते हैं। इस प्रकार अनुकूली उपकरण अपंगता के कारण बालक की क्रियाओं में हुए अभाव की क्षतिपूर्ति में सहायक होते हैं। इनका संबंध बालकों की गतिविधियों से होता है। मतलब इसके अंतर्गत जो भी ऐसे साधन जिनका उपयोग असमर्थी बालक या विशिष्ट बालक शारीरिक गत्यात्मक क्रियाओं को सुविधाजनक बनाकर शिक्षा प्राप्ति तक अपनी पहुंच को सरल व सहज बनाते हैं। और ये किस प्रकार के साधन होते हैं? क्रियात्मक साधन होते हैं। इन उपकरणों के ये जो उपकरण होते हैं अनुकूली उपकरणों के द्वारा विद्यालय में असमर्थी या बाधित बालकों की शारीरिक गत्यात्मक क्रियाओं को बाधा रहित बनाने में सहायता मिलती है। नेक्स्ट, अनुकूली उपकरणों की परिभाषा ये किसने दी है? जेनिफर मैक्लाफिन मेली के अनुसार सामान्यतः अनुकूली उपकरणों का कोई भाग बालकों की क्रियाओं में वृद्धि करने हेतु प्रयोग किया जाता है, जैसे व्हीलचेयर, लिफ्ट, गति प्रशिक्षक, आगम संचार उपकरण, स्नान कुर्सियां एवं मनोरंजक वस्तुएं आदि। मतलब जेनिफर मैक्लाफिन मेली क्या कहते हैं अनुकूली उपकरणों के बारे में कि सामान्यतः ऐसे उपकरण जिनके माध्यम से असमर्थी यानी बाधित बालकों की क्रियाओं में, यानी जिनकी जो क्रियाएं होती हैं उनमें वृद्धि की जा सके और उनके जो कार्य होते हैं उन्हें सरल व सहज बनाया जा सके, जैसे जिनके माध्यम, जैसे कौन से उपकरण हो सकते हैं? व्हील चेयर। व्हील चेयर किसके लिए होती है? जिनको चलने फिरने में दिक्कत होती है, जो चल फिर नहीं सकते, उनके लिए व्हील चेयर होती है। तो उनको आसानी किसमें हो गई? चलने में आसानी हो गई व्हील चेयर के माध्यम से। लिफ्ट, जो ऊपर चढ़ने, जिनको सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत होती है। गति प्रशिक्षक, आगम संचार उपकरण, स्नान कुर्सियां, मनोरंजक वस्तुएं आदि, इनके माध्यम से असमर्थी बालकों की बाधित बालकों की समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है और उनकी क्रियाओं में वृद्धि करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है अनुकूली उपकरणों का उपयोग कि अनुकूलक उपकरणों का उपयोग कौन कौन से उपकरण हैं जिनका हम अनुकूलक उपकरणों के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। लेजर छड़ी। लेजर छड़ी ये कौन सी होती है? लेजर छड़ी मतलब दृष्टिहीन बालकों को जो दिशा देने के लिए कि वे किसी प्रकार की ठोकर नहीं खा जाए या गलत दिशा में नहीं चले जाए, तो इसमें दृष्टिहीन बालकों को दिशा, स्थान, उन्मुखता तथा चलने फिरने में सहायता के लिए लेजर छड़ी का उपयोग कराकर अनुकूल सुविधा प्रदान की जाती है। सेकंड है बैसाखियाँ। बैसाखियाँ ट्राई साइकिल। अस्थि बाधित बालकों को अनुकूल सुविधा देने के लिए बैसाखियाँ, ट्राईसाइकिल तथा पहिया कुर्सी आदि का प्रयोग किया जाता है। थर्ड है के वाकर कैस्टर कुर्सी।
इसमें ये केवल कैसे फोकस किसके लिए होती है? जो प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से बाधित बच्चे होते हैं उनको उनकी सहायता के लिए इन उपकरणों का उपयोग किया जाता है। फिर है रैंप की सुविधा। विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब बालक जाते हैं तो वहाँ पर सीढ़ियों के स्थान पर इन बालकों के लिए रैंप की सुविधा होनी चाहिए, जिससे वे विद्यालय में प्रवेश करने में उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। फिर है अवरोध रहित वातावरण। इसमें असमर्थित बालकों की आवश्यकता के अनुसार वे सभी अनुकूली उपकरण उपलब्ध कराए जाएं, जिससे विद्यालय के संपूर्ण वातावरण को अवरोध रहित तथा अधिकांश रूप से मैत्रीपूर्ण बनाकर इन बालकों के सामान्य शिक्षा प्रणाली द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के सपने को पूरा किया जा सके। इसके माध्यम ऐसे मतलब वातावरण तैयार किया जाए जिनके माध्यम जिसके कारण ये बालक सामान्य बालकों के समान ही शिक्षा प्राप्त कर सकें। इनका जो सपना होता है कि वे अब शिक्षा को पूर्ण कर सकें, सामान्य बालक जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उसी समान ये भी अपनी शिक्षा को पूर्ण कर सकें, तो इनके लिए अवरोध रहित वातावरण का तैयार किया जाना चाहिए। फिर है फर्नीचर की व्यवस्था। कक्ष में फर्नीचर को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे बाधित बालकों को इन्हें उपयोग करने में कठिनाई ना हो। और फिर है भौतिक स्वरूप में परिवर्तन। विद्यालय व्यवस्थापक बाधितता या असमर्थित बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय भवन, कक्षा कक्ष, पुस्तकालय, प्रयोगशालाओं तथा प्रयोग के अन्य स्थानों में यथोचित परिवर्तन कराए, जिससे असमर्थित छात्र विद्यालय में दूसरे सामान्य बालकों की तरह स्वतंत्र रूप से गतिविधियां कर सकें। धन्यवाद। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।